हेलो दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं डेलुलु वर्ल्ड, जहाँ पे आपको मिलेगी फिक्शनल स्टोरीज़। अगर आपको मेरा कहानी और मेरा ये एपिसोड पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू। अब आगे अगले दिन आरव जब सो के उठना है तो देखा है कि उसके चारों तरफ शराब की बोतल है और सिगरेट के पैकेट भी पड़े थे, जिससे वह अपना सर पकड़ के वहीं बैठ रहा था क्योंकि इस वक्त उसका सर बहुत जोर से दर्द कर रहा था। उसे ज़्यादा आदत नहीं थी शराब पीने की और कल रात उसने ज़्यादा पी लिया था, इसलिए उसका सर बहुत जोर से दर्द कर रहा था। तभी वह टाइम देखा है तो इस वक्त सुबह के 9 बजे बज रहे थे, इसलिए वह सबसे पहले नहा लेता है और फ्रेश हो जाता है। फ्रेश होने के बाद अपने कपड़े पहन कर वह अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और रास्ते में अपने शेरा को फ़ोन करता है। फ़ोन पर शेरा जी बस इतनी सुबह आपको कुछ काम था क्या? तभी अब कहता है क्यों, मैं इतनी सुबह तुम्हें फ़ोन नहीं कर सकता हूँ। तभी शेरा कहता है नहीं बस आप कर सकते हो, आप तो किसी भी टाइम मुझे फ़ोन कर सकते हो, मैं कौन होता हूँ आपको रोकने वाला। तभी अब कहता है वह सब छोड़ो, मुझे तुमसे एक ज़रूरी काम है। जिसके बाद आरव उस ये बताता है कि उसकी दादी रेस्टोरेंट गई थी और आरव शेरा को सिया के बारे में पता लगाने के लिए पूछता है और उसकी दादी किस लिए वो रेस्टोरेंट गई थी, किससे मिलने गई थी, यह सब के बारे में भी पता लगाने के लिए बोलता है, जिससे शेरा जी बॉस करके फ़ोन कट कर देता है और ये रहा अभी अपने कंपनी जाने लगता है। उसने सोच लिया था कि वो अपने ऑफिस के ज़रूरी काम निपटा कर शाम तक सिया के रेस्टोरेंट जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सिया आज भी बहुत ज़्यादा खुश थी, उस बहुत अच्छा लग रहा था। उसके भाई, उसकी दादी और उसकी मासी से मिलना चाहते हैं और बातें भी करना चाहते हैं और जो उसने जो समय बिताया था जानवी जी और कविता जी के साथ, उससे सोचकर भी आज सिया खुश थी। सिया सवेरे सवेरे रोज की तरह उठती है, फ्रेश होने के बाद वो पूजा करने जाती है और सबको प्रसाद देकर वो अपने ब्रेकफास्ट के लिए बैठी है। लेकिन आए इस वक्त शिवांश मेंशन में नहीं था क्योंकि शिवांश को सुबह ही एक जरूरी मीटिंग आ गई थी, जिसके वजह से वो सुबह ही जल्दी अपना ब्रेकफास्ट करके निकल लिया, जिसकी खबर सिया को वो देकर गया था। जब सिया सो रही थी तब आज अकेले ही अपना नाश्ता करती है और अकेले ही अपने कार में बैठ के अपने कॉलेज जाती है। लेकिन आज उसकी बात किस्मती थी जो आज शिवांगी भी अपने कॉलेज नहीं आई थी और जब सिया ने शिवगी को फ़ोन करके नहाने का कारण पूछे तो शिवांगी की तबीयत खराबी थी, इसलिए वो नहीं आ पाए। जैसे सुनकर सिया सोचाती है आज शिवांगी के घर जाएगी, पहले कॉलेज के बाद फिर वो बाद में रेस्टोरेंट जाएगी और अपने भाई के साथ रेस्टोरेंट से घरे जाएगी। यही सोचकर वह पहले शिवांगी का हालचाल पूछने के लिए उसके घर जाती है। जाओ उस पता चलता है कि रथी को शिवांगी को बहुत ही फीवर था, जिसकी वजह से वो किसी को बता भी नहीं पाए और रात भर उसकी देखभाल उसके माता पिता कर रहे थे। शिवांगी के माता पिता सच में बहुत अच्छे इंसान थे और वह सबसे ज़्यादा अपनी बेटी शिवांगी को प्यार करते थे, उनकी इकलौती ही बेटी थी इसीलिए। और जब शिवांगी के माता पिता ने सिया को वाहन देखा तो वो खुश हो गया क्योंकि शिवांगी ने सिया की फ़ोटो उसके माता पिता यानी कर्मवीर जी और सुकन्या जी दिखा दी थी, जिसकी वजह से कर्मवीर जी और सुकन्या जी सिया को देखते ही पहचान गए थे और उसके बहुत अच्छे से अपने घर में वेलकम किया, जिससे सिया को भी बहुत खुशी हुई। तभी सिया आप पूछती है अंकल वो शिवांगी कहाँ है, उसकी तबीयत अभी ठीक है ना, हम माफ़ करिएगा। तभी सुकन्या जी कहती है अरे बेटा आप माफ़ी क्यों मांग रहे हो, हमें बहुत अच्छा लगा और आप फ़ोटो से ज़्यादा तो असलियत में खूबसूरत है, मैं तो आपको देखते ही रह गई। तभी कर्मवीर जी भी कहते हैं हाँ बेटा तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, हम बहुत खुश
तुम्हें यहाँ देखकर, और अभी शिवांगी की तबीयत ठीक है और वो अपने कमरे में आराम कर रही है। चलो हम तुम्हें शिवांगी के रूम में ले जाते हैं। इसके बाद वो लोग सिया को और शिवांगी के कमरे में ले जाते हैं। कोई कमरे में शिवांगी बहुत बोर हो रही थी, उस अच्छा नहीं लग रहा था। तभी उसके कमरे का द्वार और उल्टा है और उस शिया दिखती है, तो जिस देखकर शिवांगी को यकीन नहीं होता है और वो 2-3 बार अपनी आंखें मसलकर अपने आप से कहती है। शिवांगी की ऐसी हरकतें देखकर सारे लोग के साथ साथ सिया भी मुस्कुराने लगती है। तभी कमवीर जी उसे कहते हैं, ये सपना नहीं है, ये सच है, सिया हमारे घर पर ही आई है। जिसे सुनकर शिवांगी खुश हो जाती है और सिया को गले लगाते हुए कहती है, अरे वाह, तुम नहीं जानती तुम में यहाँ पर कितना ज़्यादा बोर हो रही थी, अब तुम आए हो तो हम दोनों खूब सारी बातें और मस्ती करेंगे। तभी सुकन्या की रहती है, अच्छा तुम लोग बातें करो, हम तुम लोगों के लिए कुछ नाश्ता लेकर आते हैं। इतना करके वह और कर्मवीर जी वहां से चले जाते हैं और सिया अपनी दोस्त शिवांगी से कहती है, चल मैडम जी मुझे बता कि अब तो ठीक है ना। इतना करके वह सिया का सर और उसके गाल छूने लगती है, जिससे वह सिया का बुखार चेक कर तभी से मांगे रहती है, अरे यार मैं अभी अभी ठीक हूँ, अब मुझे कोई बुखार नहीं है, अब मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। और इतना कहकर वह अपने बिस्तर से खड़े होकर गोल गोल घूमकर अपने हाथ पैर फैलाकर सिया को दिखाने लगते हैं कि वह बिल्कुल ठीक है। जिसे सुनकर सिया कह दिया, हाँ हाँ मान गई मैं तो ठीक है, चल अब शांति से बैठ जाता। भी शिवांगी रहती है, अरे यार कल रात से मैं बैठी ही हुई हूँ, चल मैं तुझे अपना घर दिखाती हूँ और सबसे पहले मैं अपना कमरा दिखा दूँ। इतना करके बहुत सिया अपना कैमरा और अपना घर दिखाने लगती है बहुत खुशी से, और सिया भी खुशी से उसके पीछे पीछे चलकर उसका घर देख रही थी। शिवांगी का घर बहुत खूबसूरत है, भले ही 2 मंजिला था लेकिन बहुत खूबसूरत था। वही आज शिवांश अपने मीटिंग के वजह से जल्दी घर से निकला था। दोपहर के 2 बजे उसकी मीटिंग खत्म होती है, जो कि सुबह के 7 बजे से चल रही थी। यह बहुत बड़ी डील थी जिसे शिवांश को बहुत फायदा होने वाला था, इसलिए शिवांश कुछ भी था और दोपहर का वह लंच करके अपने काम में लग जाता है। लेकिन शाम को जब वो अपने काम में व्यस्त था तभी उस अपने एक गार्ड का फोन आता है जो सिया के साथ हर वक्त रहता था। उसने शिवांश को बताया था कि सिया शिवांगी के घर पे है, क्योंकि शिवांगी की तबीयत बहुत खराबी थी, इसलिए सिया से देखने के लिए आए। शिवांगी के बारे में सुनकर शिवांश पूछता है, क्या तुमने उस देखा, क्या वो ठीक है? तभी वह गार्ड का तब शिवांश कहता है, हता है बॉस, हम घर के अंदर नहीं गए, हम लोग घर के बाहर ही सिया मैडम की रक्षा कर रहे हैं, हमने घर को चारों तरफ से घेर लिया है। वो इतना ही बोल पाता है तभी उस फोन कटने का आवाज आता है और वह कार्ड अपना सर नाम में हिलाता है, क्योंकि उस पता था कि उसके बॉस हमेशा हड़बड़ी में रहते हैं और उसकी पूरी बात सुने बिना ही फोन कट देते हैं। वह शिवांश अपना फोन कट कर सिया को वीडियो कॉल करता है और सिया जो आए इस वक्त शिवांगी का पूरा घर देखकर शिवांगी के कमरे में सुकन्या जी का दिया हुआ स्नैक्स एंजॉय कर रही थी। तभी उस अपने भाई का फोन आता है और वो अपने भाई का कॉल देखते चौंक जाती है, क्योंकि शिवांश उस आए इस वक्त फोन नहीं करता है और वो भी वीडियो कॉल। तब उस धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगता है कि शिवांश ने उस क्यों फोन किया है और वो मुस्कुराते फोन उठती है। वही बगल में बैठी शिवांगी जो भी सिया से बात कर रही थी, सिया कैसे मुस्कुराने और किसी का फोन आते देखकर कंफ्यूज हो जाती है और वो सिया को देखने लगती है जो वीडियो कॉल पे किसी से बात कर रही थी। तब इस आगे जाकर देखती है तो उस शिवांश का चेहरा और उसकी बातें सुनती है और दिखता है, जिसे देखकर वो शर्माने लगती है। और सीएसआई इस बीच शिवांगी और अपने भाई की सारी हरकतों आपको देख रही थी और उससे बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करते कहती है, शिवांश भाई आप क्या बात है, आपने तो मुझे देखा था एक दोनों को छेड़ रही थी। यहाँ की बातें सुनकर शिवांश हड़बड़ाते कहता है, वो मैंने वो वहाँ
वाहन वो मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया था क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम आए इस वक्त कहाँ पर। कार्ड ने बोला कि तुम अपने किसी फ्रेंड के यहाँ गई हो। तभी सिया कहती है अच्छा आपको गार्ड ने बताया था कि मैं किसी फ्रेंड के गई हूँ, तो उस गार्ड ने आपको ये भी बताया होगा कि मैं किस फ्रेंड के घर गई हूँ। सिया का ऐसा जवाब सुनकर शिवांगी और शिवांश दोनों थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तभी सिया कहती है अच्छा वो सब छोड़िए, आप बताइए। सब बता रहे थे कि आपकी आज एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी और वो आपके लिए बहुत लकी साबित होने वाली है। सिया को टॉपिक बदलता हुआ देखकर शिवांश भी मुस्कुराने लगता है और कहता है हाँ वो आज की मेरी मीटिंग बहुत अच्छी रही और मैंने वो डील भी हासिल कर ली है और उस मुझे बहुत फ़ायदा होना वाला है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम लोगों को पार्टी दे दूँ। तब इसलिए कहती है वो तो आप घर पर भी दे सकते हो। तब शिवांश कहता है हाँ लेकिन अभी मैं चाहता हूँ तुम्हारे रेस्टोरेंट में दूँ हे दोस्तों को। तभी सिया कहती है कौन दोस्तों को, मेरी तो बस 4 ही दोस्त हैं तो मैं सबको बुला लूं। तभी शिवांश अपना गला खड़ाते कहता है ठीक है तो तुम्हारे 4 दोस्त हैं तो चारों को बुला लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पार्टी देने में, वैसे भी मेरे कोई दोस्त नहीं है। ठीक है मैं बुला लूंगी और एक तो मेरे बगल में ही बैठी है तो क्या मैं अभी ही पूछ लो उससे पार्टी के बारे में। शिवांगी और शिवांश को दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि सिया डायरेक्ट ही आए इस वक्त ही पार्टी के लिए उनसे बात कर लेगी। तभी शिवांश कहता है ठीक है तो तुम पूछ लो। तब सिया कहती है पार्टी आप दे रहे हो और मैं पूछूं ना, आप ही पूछ लो। इतना कह के वो शिवांगी के हाथ में फ़ोन पकड़ा देती है जिससे शिवांगी हड़बड़ाए जाती है। तभी सिया की आवाज़ शिवांगी के कानों में आती है जो कह रही थी वो तुम तब तक भाई से बात कर लो, मैं जरा वर्क फ्रॉम से आती हूँ। के बिना कुछ आगे बोले ही वो वाहन से चली जाती है। बाहर का दरवाजा लगाकर फर्श देखने लगती है। तभी उससे करमवीर जी और सुकन्या जी देखते हैं जो एक दूसरे से कुछ बातें कर रहे थे चाय पीते पीते। तभी सिया भी उन्हें जैन करके उनसे बात करने लगती है। वहीं सिया के वाहन से जाने के बाद शिवांश थोड़ा हिचकिचाते शिवांगी से पूछता है सो अभी तुम्हारी तबीयत कैसी है, मैंने सुना तुम्हें तेज बुखार था। शिवांगी भी थोड़ा शर्माते कहती है हाँ ठीक हो गया है। उसके बाद शिवांश कहता है अभी तो मैं कैसा फील हो रहा है, मेरा मतलब है अगर तो मैं जरा सा भी लग रहा कि तुम्हारी तबीयत खराबी है तो मुझे बता सकते हो, मैं डॉक्टर को अभी वाहन जाने के लिए बोल दूंगा। तभी शिवांगी कहते हैं नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ और मेरा बुखार भी उतर गया। जिसे सुनकर शिवांश कहता है ठीक है फिर इतना कच हो जाता है क्योंकि उस आगे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो शिवांगी से क्या। शिवांगी भी शांति रहती है क्योंकि उस भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। तभी शिवांगी कहती है वो आप पार्टी के बारे में बोल रहे थे। शिवांगी ने इसलिए बोला था क्योंकि बहुत देर से वो लोग शांति थे, बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे जिससे थोड़ा अजीब लग रहा था, इसलिए वो बात का भटकने के लिए यह सवाल पूछती है। शिवांगी के सवाल पूछने पर शिवांश को और सता जो शिवांगी कोई देख रहा था और वो कहता है हाँ वह पार्टी मुझे बहुत बड़ा डील मिला है और इससे मेरी कंपनी को बहुत फ़ायदा होगा, तो मैं चाहता हूँ तुम भी आओ और हमारे पार्टी में शामिल हो। जिससे सुनकर शिवांगी कहती है ठीक है मैं भी आऊँगी पार्टी में। तभी शिवन शिवांगी से पूछता है और तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है कॉलेज की। तब शिवांगी कहती है सब बढ़िया चल रहा है। इतना करके दोनों फिर से शांत हो जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। आधे घंटे बाद जब सिया शिवांगी के कमरे में आती है तो देखती है अभी तक शिवांगी इसके भाई तो बात कर रही है, तो नज़दीक जाकर देखती है तो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते भी ना अपनी पाल
पाल के झपका है। ऐसा लग रहा था कि दोनों मूर्ति बन गए, ना हिल रहे थे ना अपनी पाल के झपका रहे थे, बस एक दूसरे को देख रहा था, जिससे सिया की मुस्कुराते चुटकी बजा आती है और सिया की चुटकी बजाने से शिवांगी और शिवांश होश में आते हैं और वह आसपास देखने लगता है। तभी शिवांगी कहती है, क्या हुआ सिया? ताबिशिया कहती है, मेरा छोड़ो, तुम दोनों बताओ कि कर क्या रहे थे? तब से मैं जब यहाँ आई तो आप दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, ऐसा लग रहा था क्या आप लोगों को किसी से मूर्ति बना दिया है? जी से उनकार से कहती है, नहीं वो ऐसा कुछ नहीं है, हेलो बी नॉर्मल ही बातचीत कर रहे थे, मैंने तो कभी नहीं पूछे आपसे कि आप कैसे हो, बातें कर रहे थे और आधे घंटे तक के ऐसी बातें कर रहे थे। भविष्यवनी कहता है, तुम लोग अपनी बातें करो, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है इसलिए मैं जा रहा हूँ। इतना करके वो फोन कर देता है, क्योंकि उस बहुत शादीनगी जैसा लग रहा था और उस थोड़ा अच्छा भी लग रहा है, तो अच्छे मंगे को देख पता नहीं ऐसे क्यों सुकून ज्यादा लग रहा था। वहीं से शिवांगी की टांग खींचने लगती है। शिवांगी कुछ नहीं कर पाती है क्योंकि उसको बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं थे और ऐसे करते करते शाम के 6 बजे जाते हैं। तब आयेश शिवांगी को कहती है, अभी मुझे जाना होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, तो मैं कल तुमसे मिलूंगी। कहती है, घर जाना तो एक बार फ़ोन करके बता देना और अच्छे से जाना, ठीक है? इतना करके वो सिया को उसकी गाड़ी तक छोड़ने जाती है और उसके साथ साथ उसके माता पिता भी सिया को गाड़ी तक छोड़ने आते हैं और ढेर सारा आशीर्वाद देते, कहते हैं, हमारी बच्ची की तरह अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो तुम अपने आयेश पापा मम्मी को बताना, तुम भी हमारी बच्ची की तरह ही हो, बल्कि हमने तुम्हें अपने बच्चे नहीं में लिया है क्योंकि तुम बहुत प्यारी हो और बहुत अच्छी भी हो। सिया को बहुत अच्छा लगता है शिवांगी के माता पिता का ऐसे अपने सर पर हाथ रखकर उस बहुत सारी बातें करना। सिया भी मुस्कुराते अपनी नव आंखों से कहती है, हाँ अगर मुझे कोई भी दिक्कत होगी तो मैं आपसे जरूर बताऊंगी और आप लोग से मिलने भी आती रहूंगी। जिसे सुनकर सब मुस्कुराने लगते हैं और सियासी खुशी शिवांगी के घर से अपने रेस्टोरेंट के लिए निकल जाती है। कुछ देर बाद अपने रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी थी और जैसे ही वह रेस्टोरेंट के अंदर जाती है वैसे ही वो कुछ ऐसा देख लेती है जिससे देखकर वह चौंक जाती है और वो अपने रेस्टोरेंट ना जाकर शिवांश के ऑफिस के अंदर डरते चल जाती है। आखिर क्या देखा था सिया ने जिससे वो इतना डर गई? क्या शिवांश अपनी बहन के इस डर के बारे में जान पाएगा? कौन था वह शख्स जो सिया के रेस्टोरेंट में था और सिया को आए इस तरह पैनिक करा देखकर उस इंसान का क्या रिएक्शन होगा? जाने के लिए बने रहे हमारे साथ। प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। और अगर आपको मेरे लाइव अपडेट या फिर स्टोरी को कुछ अपडेट चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो मेरे यूट्यूब पे व्हाट्सएप का चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसके साथ साथ मेरा इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, आप जाकर फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर मैंने भी बहुत सारा पोस्ट किया, आप देख सकते हैं जाकर और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कर दे दोस्तों, धन्यवाद। अभी तक हमने पढ़ा कि सिया शिवांगी का घर से अपने रेस्टोरेंट जाने के लिए निकलती है और जैसे ही वह रेस्टोरेंट के अंदर जाती है वो कुछ ऐसा देख लेती है जिससे वो चौंक जाती है। अभी आगे सिया जैसे ही मुस्कुराते अपने रेस्टोरेंट के अंदर जाती है तब उससे आज का मॉल थोड़ा जितने भी नौकर थे वो सब थोड़े दार से लग रहे थे। ये बात तो सिया को भी नहीं पता था कि वो सब देर से क्यों लग रहा है थे, लेकिन वो जैसे ही अपने रेस्टोरेंट में अंदर बैठे आरव को देखती है जो कि गुस्से से उबल रहा था, वह चौंक जाती है क्योंकि आरव को वाहन देखने की उम्मीद सिया को कभी नहीं थी और जिस पैर से वो अपने रेस्टोरेंट ही थी उसी उल्टे पैर से वो वाहन से जाने लगती है। से ए रहा हूँ पर देखकर बहुत डर
लग रहा था क्योंकि आराम आए इस वक्त बहुत खूब हार्ड लग रहा था। आरव डरते दौड़ दौड़कर अपने भाई के ऑफिस के अंदर जाती है और लिफ्ट का बटन दबा देती है कि ऊपर आने के बाद सिया ना आओ। देखती है नताओ उस बिना नॉक किए शिवांश के केबिन में घुस जाती है जहां शिवांश अपने जरूरी काम कर रहा था। शिव शांति से अपना गांव कर रहा था। अचानक से उसके केबिन का दरवाजा खुलाती है। हेयर हॉफ तो यू से दिखाई देती है जो कि थोड़ी दादी हुई ऐसा भी लग रही थी। तभी वो सिया के हालात देखकर अपने चेयर से खड़ा होकर पानी लेता है और सिया को बगल में खड़ी उस चेयर पर बैठाकर उस पानी देते उसके सर हाथ hefते पूछता है क्या हुआ मेरी बच्चा को वो इतने घबराई क्यों हुई है? तुम तो अभी रेस्टोरेंट जाने वाली थी ना? भाई वो आरव मेरे रेस्टोरेंट में चौंक जाता है क्योंकि उस उम्मीद नहीं थी उसके रेस्टोरेंट वापस से जाएगा। तभी वो शिवांश को हटाने लगती है जो कि उसने हड़प को इतने गुस्से में देखा था और आग शायद किसी पे चलावे रहा था इसलिए सिया वाहन से दार के गई थी जिससे सुनकर शिवांश सोच में पड़ जाता है और सोचते कहता है लेकिन शिवांश को तुम्हारे बारे में कैसे पता चलेगा? वो कुछ भी पता नहीं करवा सकता है। तुम निश्चिंत रहो। अपनी भाई की बातें सुनकर सिया थोड़ा रिलैक्स हो जाती है और पानी पीते कहती है मुझे भी यही लग रहा है, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, हो सकता है रहा हूँ वाहन कोई और कम से गया हो। तब शिवांश कहता है तुम यहीं पे बैठो, मैं आरव के बारे में पता लगाता हूँ कि वाह रेस्टोरेंट में क्यों गया था। इतना कह के वह अपने खास आदमी को फोन करता है जिसका नाम नितिन होता है। तभी नितिन कहता है जी वीएस आपने फोन किया, कौन सा कम था हमारे लिए? तब शिवांश कहता है मुझे एक बांदे की सारी डिटेल्स चाहिए और उसके साथ साथ यह भी कि वो मेरी बहन के रेस्टोरेंट में क्यों रहा है 2 दिन से। ये सब की जानकारी मुझे 2 घंटे के अंदर पता हो जाने चाहिए, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। अपने बॉस की ऐसी भयानक बातें सुनकर नितिन डरते कहता है जी आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा और मैं कल तक सब कुछ पता लगा लूंगा। तब शिवांश फोन कट कर देता है और सिया से कहता है जो कि दादी हुई सामने हुई इसी बगल के चेयरमैन बैठी थी, सिया मैंने अपने आदमी को कम पर लगा दिया है, वो कुछ दिनों में हमें आरव के बारे में सब कुछ बता देगा। कुछ दिनों नहीं कुछ घंटों में, क्योंकि मैंने उसे सख्त हिदायत दे कि वो एक दिन में हमें और अभी के बारे में सब कुछ पता करके दे देगा। आरव क्यों यहाँ पे आया था और तुम चिंता मत करो मैं देख लूंगा, अभी आपको तो बस अपना कम करो। कहती है कम करने के लिए तो मैं कर लो, लेकिन मुझे इसी बात का डर लग रहा है कि मेरा रेस्टोरेंट बंद ना हो जाए। सिया की ऐसी बातें सुनकर शिवांश अपने गुस्से में कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा। शिवांश सिंह राठौर के बहन हो तुम, तुम्हें कोई बाल भी बाका का नहीं कर सकता। तुम्हें एक कम करो, फिलहाल के लिए तुम यही रुको, मैं अपने गार्ड्स को वाहन भेजता हूँ। इतना कह के वो अपने गार्ड्स को फोन करता है और स्टूडेंट बंद करवाने को अभी ऑर्डर दे देता है। शिवांश की बातें सुनकर उसका गार्ड रेस्टोरेंट के अंदर जाकर सारे लोगों को वाहन से निकलने लगता है, ये कहते कि अभी रेस्टोरेंट का टाइमिंग खत्म हो गया है, यू हैव टू गो नाउ। इस वक्त रेस्टोरेंट में 3-4 लोग ही थे जिनमें आरव वही यार अभी जो काफी डर से सिया का इंतजार कर रहा था उसके रेस्टोरेंट में, लेकिन जब उससे सिया बहुत देर तक नहीं दिखी तब उस धीरे धीरे गुस्सा आने लगा, जिस वजह से उस रेस्टोरेंट का माहौल बहुत ज्यादा डरावना हो चुका था, जिसकी वजह से सारे गार्ड कहीं ना कहीं डर रहे थे, लेकिन वह ये जाए ना करते सारे लोगों को वाहन से लगता है। तभी आरव गुस्से से अपनी कुर्सी से खड़ा होते कहता है जो कि बहुत देर से अपना गुस्सा रोक था, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, मुझे इस रेस्टोरेंट की मालकिन से मिल रहा है जो कल यहाँ पे थे। तभी वह गार्ड जो सबको निकल रहा था शिवांश के कहने पर वो कहता है इस रेस्टोरेंट की कोई मालकिन नहीं है, हमारे सिर्फ मालिक है, कल आपने जैसे देखा था वो सिर्फ यहाँ पे एक नौकर थी जिसे हमने कल ही काम से निकल दिया, अभी हम नहीं जानते हैं उसके बारे में। उस गार्ड की ऐसी बातें सुनकर आरिफ कहता है क्या तुम मुझसे
मुझसे झूठ बोल रहे हो, कल वो लड़की यहीं पे थी, अगर तुमने उस कल निकल दिया तो वो लड़की एक लड़के के साथ, वो भी गाड़ी में, जो कि बहुत लिमिटेड एडिशन की थी, बहुत महंगी कर रहे थे, इनमें बैठ के कैसे जा सकती है, अगर वो इस रेस्टोरेंट की नौकर है तो तभी वह गार्ड कहता है आपने जिस लड़की को महंगी करों में देखा, जिस लड़के के साथ देखा, अभी वो उस लड़के की गर्लफ्रेंड है और बहुत जल्दी दोनों की शादी होने वाली है। जिसे सुनकर ए रहा गुस्से से कहता है क्या तुम मुझे झूठ बोल रहे हैं, सच बताओ तो, और आपको बहुत जलन हो रही थी ये सब सुनकर, लेकिन वो अपने गुस्से को दबाते कहता है मुझे उस लड़की के बारे में जानना है, कम से कम मुझे तुम उस लड़की का नाम ही बता दो। तभी वह गार्ड कहता है सॉरी सर, लेकिन हम आपको अपने कोई भी ना कर या फिर स्टाफ की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, यहाँ तक कि हम आपको उनका नाम भी नहीं बता सकते बिना अपने सर की परमिशन से। और इतना कह के वो गार्ड अपना सर झुका लेता है और आरव को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उससे पता ही नहीं चला था कि वो आगे क्या बोले आए, इसलिए वो अपने में सोचता है कि वो सिया के बारे में खुद से पता लगा लेगा, और इतना करके वो सोचते वाहन से चला जाता है। लेकिन उससे इस रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था, पर वो किसी से जाहिर नहीं होने दे रहा था, और वो वाहन से चल जाता है। और गार्ड जो अभी भी फ़ोन पर था, ब्लूटूथ के जरिए शिवांश भी ब्लूटूथ के जरिए सारी बातें सुन रहा था, और उस घर को बोलने का इंस्ट्रक्शन देते कहता है तुम्हें जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ वो ऐसा वैसे तुम अरब को बोलते जाओ, और जैसा आरब ने उस गार्ड को बोलने के लिए कहा वह गार्ड वैसा ही बोला, और आरब के वह से जाते हैं। वो गार्ड पूछता है सर आरब जी चले गए हैं, बट देखने में ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, आप जानते हैं ना आरब हमारे बिजनेस ट्रिबल है। शिवांश कहता है हाँ मैं जानता हूँ वह हमारा बिजनेस ट्रिबल है, लेकिन उस मेरी बहन के बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। इतना कहकर वो फोन कट कर देता, और सिया जो वहीं बैठे हुई थी आरोप की सारी बातें और शिवांश की सारी बातें सुन रही थी, वो कहती है भाई आपने फिलहाल के लिए ये तो कह दिया कि मैं उस रेस्टोरेंट में कम करती थी, लेकिन अगर किसी तरह आरव को वापस से पता चल गया कि मैं वाहन पे कम नहीं करती थी, वाहन की मालकिन हूँ, तो आप कैसे सब कुछ हैंडल करोगे। सिया को इतना पैनिक करता हुआ देखकर वो आराम से सिया को समझाते कहता है तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ये भाई तुम्हें कुछ नहीं होने देगा और अरब को भी कुछ नहीं पता चल पाएगा, तुम बस मेरे में भरोसा रखो, तुम्हारा भाई सब कुछ ठीक कर देगा। इतना कह के वो सिया के साथ नीचे जाने लगता है, क्योंकि इस वक्त उनके घर जाने का समय हो गया था और वो दोनों अपने घर चल जाते हैं में न किसी रुकावट है। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त आरव अपनी कार में बैठे अपना सिर कार की सीट पे टिकाए कुछ सोच रहा था। उस बहुत अजीब लग रहा था ये सब, क्योंकि कल जिस सिया को उसने देखा था वो कहीं से भी उस रेस्टोरेंट की नौकर या स्टाफ नहीं लग रही थी, बल्कि सरे नौकर उसको मैडम बोल रहे थे, और ऊपर से उसकी दादी के बारे में भी कुछ नहीं पता चल पाया कि वो उस रेस्टोरेंट में क्यों गई थी। और सिया की मैं अभी तक कुछ रेस्टोरेंट मेरी और कहीं ना कहीं आरोप सिया की वो लवेंडर खुशबू अभी तक महसूस कर पा रहा था, जिससे आरव का दिमाग बहुत खराबी होने लगता है। उससे कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था, उससे बहुत गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वो अपना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन किस पे निकले, सिया भी उस नहीं दिखेगी, वो जाके उस बात कर सके। और जब सिया अरब से मिली, सिया ने अरब को इग्नोर ही किया था, जिससे आरव को और गुस्सा आ रहा था। यही सब सोचते हैं उसके दिमाग में अचानक से कुछ आता है और वो अपने ड्राइवर को कहीं और जाने के लिए कहता है, और अपने में सोचता है मुझे पता है कहीं ना कहीं तुम्हें इन सब के बारे में पता होगा। इतना कह के वो अपना सिर की सीट से टिकाए फिर से सोचने लगता है, कुछ डर
बाद एक मेंशन के आगे कई सारी गाड़ियां आकर रुकती हैं और बीच की गाड़ी का दरवाजा खोलकर आरव उस मेंशन के अंदर जाने लगता है। वो मेंशन वाकई बहुत खूबसूरत था, लेकिन आरव के मेंशन जितना नहीं था। अभी अपने तेज तेज कदमों से उस मेंशन के अंदर जाने लगता है और सारे कार्ड्स आरव को देखकर अपना सर नीचे झुकाकर उसको ग्रीट करते हैं। जी से ए रहा है, कोई जवाब नहीं देता और वो मेंशन के अंदर जाने लगता है। मेंशन के अंदर जाते उस दो लोग देखते हैं जो कि आरव के माता पिता की उम्र के थे और वो दोनों जो सोफे पर बैठे थे उनमें से जो एक महिला थी, उनकी उम्र करीब 35 की होगी, लेकिन अभी भी वो 20 की लग रही थी। उनका नाम कशिश था और उनके बगल में बैठे उनके पति जो कि 40 के होंगे, लेकिन वो अभी भी 25 के लग रहे थे। उनका नाम ऋषिकेश था। वो दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे और जैसे ही वह आरव को अपने मेंशन आता देखते हैं, वह दोनों खुश हो जाते हैं और आरव के पास जाते कहते हैं, आरव क्या तुम्हें अपने इन दो बुद्धों के याद नहीं आती है जो तुम्हें मेरे याद में दिन भर रहते हैं? क्या तुम्हें हम पर तरस नहीं आता है? तुम हमसे बात भी नहीं करते हो, कितने साल हो गए तुम्हें देखे, कम से कम एक फ़ोन ही कर दिया करो। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम आज यहाँ आए हो। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। इतना क्या क्या वो आरव को बैठा देती है सोफ़ा पे और आरव भी खुशी से वहीं बैठ जाता, क्योंकि उसके ये दोनों अंकल आंटी बहुत ज़्यादा उससे प्यार करते थे, अपने बेटे से भी ज़्यादा प्यार उससे करते थे। और ऋषिकेश जी कहते हैं, हाँ काशिश जी आपने बिल्कुल सही कहा, अभी हम बुरे हो गए हैं तो ये हमारे पास क्यों ही आएंगे? इतना क्या क्या वो दाससम हो बना लेते हैं? तभी आरएफ कहता, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस अपने काम में बिजी था और जब आज फ्री हुआ हो तो आप लोगों से मिलने गया। तभी ऋषिकेश जी कहते हैं, अच्छा किया औरत, और दादी जी तुम्हारी कैसी हैं? तभी आरव कहता है, मेरी दादी बहुत अच्छी है, बस आप ही लोग को याद करती है, लेकिन आप लोग अपनी में से मिलने नहीं जाते हो। आरिफ की बातें सुनकर उन्हें बहुत दुख होता है। तभी वो दोनों कहते हैं, तुम तो जानते हो कि हमारी तबीयत खराबी रहती है तो हम लोग नहीं मिलने जा पाते हैं, लेकिन हम जब आधा करते हैं कि अगले हफ्ते हम लोग पक्का आएंगे तो उनसे हटवारी तरी से मिलना है। इतना कहकर ऋषिकेश जी आरव से बिजनेस रिलेटेड बात है करने लगते हैं और काशिश जी आरएफ के लिए नाश्ता बनाने चल दी जाती है। कुछ देर बाद आए इस वक्त ऋषिकेश जी को कोई फोन आया था, इसलिए वो गार्डन की तरफ चले गए थे और आरव आराम से सोफे पे बैठकर किसी के आने का इंतजार कर रहा था। और कुछ देर बाद वह इंतजार खत्म आता है और एक शख्स वीडियो से अपने कोट के बटन को लगाते रहा था और कहता है, मैं मेरा नाश्ता लगा दो, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे देर हो रही है, आज मेरी रात को इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो मैं आज रात को नहीं आ पाऊंगा, तो सोचा आपका हाथ का नाश्ता कर लो। इतना कह के वो अचानक से रुक जाता है क्योंकि आरव उसी को देख रहा था। वो भी अपने शतीर स्माइल लेते आरव को ऐसे देखकर वो इंसान जो और कोई नहीं ऋषभ होता है, वो कहता है, क्या बात है आरव, तुम वो भी आज मेरे घर तो है तो बहुत सारा कम होता है ना, तो तुम यहाँ पर कैसे? और तुम्हारी यह स्माइल लेकर मुझे पता चल रहा है कि तुम्हारे में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, तुम कुछ तो प्लानिंग कर रहे हो और तुम्हारे यहाँ आने का भी कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। तभी आरव उसके पेट में एक मुक्का मारते कहता है, हाँ तुमने सही समझा, मैं अपने एक काम से आया हूँ। आरव की बातें सुनकर ऋषभ कंफ्यूज हो जाता है, उस कुछ समझ नहीं रहा था कि इर्फ का कहने का क्या मतलब है, तो वह पूछता है, तुम कहना क्या चाहते हो और तुम्हें मुझसे क्या कम गया? ऐसे तो तुम आए इस वक्त अपने ऑफिस में होते हो। तभी इर्फ कहता है, मुझे दादी की में और तुम्हारी उस दोस्त के बारे में जानना है। तभी ऋषभ कहता है, कौन सी दोस्त और दादी के बारे में तुम्हें मुझसे क्या जानना है? तुम तो खुद ही दादी
दादी के बारे में पता करवा सकते हो। अगर दादी कहीं गई है तो तभी आरएफ कहता है मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि मेरी दादी कहाँ गई थी, मतलब तुम्हें कुछ ना कुछ पता है। आरफ की बातें सुनकर ऋषभ हड़बड़ा जाता है क्योंकि उसने गलती से पोल खोलने की कोशिश की थी जो कि उसकी और उसके दादी के बीच में थे, लेकिन वो कहता है ये तो नॉर्मल है ना तुम्हारी दादी के बारे में। अगर तुम्हें किसी से जानना तो तुम शेरा से पता करवा सकते हो और तुम्हारी दादी कहीं गई थी, शायद उन्होंने मुझे बताया था कि वो कहीं जा रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि तुम ऐसा बारे में पूछ रहे थे। तभी आरफ कहता है मेरी दादी मुझे नहीं बता कर गई कि वो कहाँ गई थी और तुम्हें बताओगे गई मतलब तुम्हें पता है कि दादी किससे मिलेंगे थी और क्यों गई थी। तभी ऋषभ कहता है हाँ मुझे पता है कि दरी अपनी किसी दोस्त के पास गई थी उनसे बातें करने, लेकिन तुम इस पर ज्यादा ध्यान मत दो, ये बस नॉर्मल ही बातें करने गई थी और दादी तुमसे क्यों पूछेंगी और तुमको क्यों बताएंगे जब तुम दादी को नहीं बताते कि तुम कहाँ जाते हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो। तभी ऋषभ को दिनते आरफ कहता है तुम टॉपिक मत बदलो, मैं सब जान रहा हूँ कि तुम बात बदलने की कोशिश कर रहे हो, सीधा सीधा मैंने तुमसे जो पूछे है उसका जवाब दो। कहता है मुझे नहीं पता कि दादी किससे मिलने गई थी, बस मुझे ये पता है कि दादी रेस्टोरेंट गई थी अपनी किसी दोस्त से मिल, और अगर तुम्हें अपनी दादी के बारे में पता लगाना है तो तुम दादी से ही पूछ लो, वो तुमसे क्यों झूठ बोलेगी भला। तभी आरफ कहता है मैं अपनी दादी से तो पूछ लूँगा, लेकिन और मुझे कहीं से भी ये पता चला कि इसमें तुम्हारा और दादी का हाथ है और तुम लोग कुछ करने की कोशिश कर रहे हो तो मेरे लिए ठीक नहीं होगा। मैं दादी को कुछ नहीं बोल सकता हूँ लेकिन तुम्हें मैं अफ्रीका जरूर भेज सकता हूँ अंकल को। कह के यह बात सुनकर ऋषभ डर जाता है और वो कहता है अरे भाई तुम कैसी बातें करो, मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूँगा, दादी अपनी कोई दोस्त से मिलने गई थी, तुम नारी से बात कर लो, अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो रही है तो तुम मुझे बता सकते हो। तो यार अभी कहता है मैंने दादी के कोई भी दोस्त को नहीं देखा उस रेस्टोरेंट में जाते, और तुम सबसे पहले मुझे ये बताओ कि वो लड़की कौन थी जब हम लोग दोस्तों का यूनियन हुआ था तो जो तुम लोगों को सर्व कर रही थी और तुमसे बातें कर रही थी। तभी ऋषभ कहता है वो तो उसी रेस्टोरेंट में काम करती थी, वो ये सब बहुत हार्ड बढ़ते कहता है और अपनी आंखें चुराते कहता है। तब यार अभी कहता है मैं सब जानता हूँ तुम्हारे उस लड़की के बारे में। यह बात सुनकर ऋषभ पूछता है वो लड़की तुम क्या जानते हो उस लड़की के बारे में। तभी आरव कहता है तुम पहले ये बताओ कि तुम्हारा उस लड़की से क्या लेना देना और उस लड़की का नाम क्या है। तभी ऋषभ कहता है उस लड़की का नाम मैं नहीं जानता हूँ, बस वो हमें मिल गई थी इसलिए हमारे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, इसके अलावा मैं उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। क्या होगा आगे, क्या ऋषभ बता देगा सिया के बारे में, क्या आरव जान पाएगा सिया के बारे में, क्या सिया जान पाएगी आरव की सोच के बारे में और उसकी परेशानी के बारे में। जाने के लिए बने रह हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों। आगे के पार्ट में बहुत सारा रोमांस हो गया और कुछ ही पार्ट्स के बाद आरा सिया एक हो जाएंगे, बस आप लोग मेरे साथ बने रहे। अब आगे अब तक हमने पढ़ा कि आरव सिया के बारे में पता लगाने के लिए ऋषभ के घर जाता है, लेकिन उसे ऋषभ के घर से भी कुछ पता नहीं चल पाता। तभी ऋषभ कहता है वैसे तुम मुझे ये बता, तू आज किसी लड़की के लिए ऐसा नहीं सोचा और उसे लड़की के लिए तुम यहाँ मेरे से पूछने तक आ गया और शायद उसे रेस्टोरेंट में भी चला गया, क्योंकि मुझे तेरी हरकतें बता रहे हैं कि तू उसे लड़की को चाहने लगा। ऋषभ की ऐसी बातें सुनकर अब गुस्से से कहता है ऐसा कुछ नहीं है, कली उसे लड़की पर आकर अटक रही थी, इसलिए मैंने सोचा पहले उसे लड़की के बारे में पता लगा लो। ये सब आरंभ बहुत एटीकेटी हुए कहता है कि कैसे समझ नहीं आ
रहा था कि वह रेशम के सामने अपने फीलिंग्स कैसे जाहिर करे। आरिफ के बिना बोले ऋषभ सबको समझ जाता है, क्योंकि वह दोनों बचपन के जो दोस्त थे। ऋषभ हमेशा आरव की हरकतों से जान जाता था कि आरव के मन में और उसके दिल में क्या चल रहा है, इसलिए वह बोलता है, देख, अगर तुझे उसे लड़की के बारे में पता लगाना है तो सबसे पहले तो अपनी पत्नी के बारे में पता लगा। ये सुनकर आरव चौंक जाता है, क्योंकि वह इन दिनों में सिया को तो भूल ही गया था। तभी आरव पूछता है, सिया, लेकिन उसे इस लड़की का क्या लेना देना? तभी ऋषभ कहता है, देख, मैं तुझे ज्यादा तो बात नहीं सकता, लेकिन इतना बता सकता हूँ, अगर तू अपनी पत्नी के बारे में पता कर लिया तो इस लड़की के बारे में अपने आप तुझे सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन शायद तू अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता, इसलिए वह इस वक्त कहाँ है, की हालत में है, तेरे धक्के मारने और निकालने की वजह से कहाँ गई, कैसी है की हालत में, ये तो अभी तक जान नहीं पाया, तो उसे लड़की के बारे में कैसे जान पाएगा जिससे तू अभी अच्छे से बात भी नहीं किया है। तभी आराम कहता है, मुझे नहीं पता सिया कहाँ है, और क्या को बोला भी था कि सिया के बारे में पता करे, लेकिन अभी तक सिया का कुछ पता नहीं लग पाया है। तभी ऋषभ कहता है, क्या तूने कभी यह सोचा है कि सिया के बारे में तो पता क्यों नहीं करवा पा रहा? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, अगर तू इस कारण को जान गया तो तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, अगर तू नहीं जान पाया तो जिंदगी भर तू ऐसे ही रहेगा। इतना करके वह वहां से चला गया और आरव को उलझन में छोड़कर वह मुस्कुराते हुए अपने ऑफिस के लिए बिना कुछ खाए रात को निकल गया, क्योंकि उसकी एक जरूरी मीटिंग थी फॉरेन के क्लाइंट से। और आरव अभी बहुत ज्यादा ही चौंक गया था, क्योंकि उसने कभी यह नहीं सोचा था कि सिया, जो उसके स्टैंडर्ड की भी नहीं है, वह कहाँ गायब हो सकती है, और उसके बारे में आरव सिंघानिया को नहीं पता चल पा रहा है, और यह छोटी छोटी चीजों के बारे में और अपने कभी सोचा ही नहीं था। और आज ऋषभ के आंख खोलने पर आरव को धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगता है, लेकिन अभी भी वह बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। लेकिन उसे धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि उसकी दादी किससे मिलने गई थी, लेकिन सिया उसकी दादी से कैसे मिली और बात कैसे हुई। मुझे सिया के बारे में कुछ नहीं पता चला, लेकिन दादी खुशियों के बारे में कैसे पता लग गया? जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, छूट रहा है मेरे से। इतने में ऋषभ के मम्मी पापा आ जाते हैं, क्योंकि उनका काम खत्म हो गया था और वह आराम से बातें करने लगते हैं। आरव वहां से रात का खाना खाकर चला जाता है और अपने गार्ड शेरा, उसका खास आदमी, उसको फोन करके अभी के अभी 1 घंटे में वह सिया के बारे में कहीं से भी पता लगवाने को कहता है, जिसे सुनकर शेरा के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन अब बिना उसकी बातें सुनकर फोन कट कर देता है। इंस्ट्रक्शन देखे और सोचने लगता है, सिया के बारे अब क्या होगा आगे, क्या आरव जान पाएगा? सिया के बारे में जानने के लिए बने रहे हमारे साथ दोस्तों। अगले चैप्टर में हम जानेंगे, अगले चैप्टर में आपको पता चल जाएगा सिया के बारे में सब कुछ, और वह दोनों एक हो जाएंगे।